Good morning students. Class 9 subject science chapter 2 structure of matter and molecule में एक बार फिर से मैं तुम सबका स्वागत करती हूँ। तुम लोग वीडियोस देख रहे हो बेटा, क्योंकि रोज एक ना एक बच्चे का मैसेज मेरे पास आ रहा है, तो उससे मैं आइडिया लगा पा रही हूँ कि वीडियोस तुम लोग देख रहे हो। तो सभी बच्चे वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद जो बुक में दिया हुआ है उस चैप्टर का पार्ट उसको तुम्हें जरूर पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने नोट्स भी बनाना, इतना काम तुम लोग घर पे करते रहो। तो आज भी जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बोर्ड पे लिखे हुए टॉपिक देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को हीट किया जाए तो क्या उसका रिजल्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। देखो, फिजिकल चेंज इज दैट चेंज विच टेक्स प्लेस फिजिकली, जिसमें फिजिकल स्टेट का केवल चेंज होता है। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर और वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड। फिजिकल स्टेट में अगर चेंज आता है, कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, उसको फिजिकल चेंज बोला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देती हूँ, फिजिकल चेंज में चेंज इन द फिजिकल स्टेट। इसका उल्टा जब हम केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, तो yesterday also I told you in the video that in compound formation a chemical equation is involved, और यहाँ पर तुम बोली केमिकल चेंज रहे, तो केमिकल चेंज is followed by a chemical reaction। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो कंपल्सरीली केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ chemical reaction takes place, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल स्टेट के बारे में अगर बात करें तो फिजिकल स्टेट में चेंज में नॉट चेंज भी हो सकती है, चेंज नहीं भी हो सकती, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें इस जैसे इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हुई थी तो यहाँ पर कंपलसरी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। जबकि इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ये मैंने नंबर 2 में लिखा, तो नंबर 1 में हम यहाँ पर ये डाल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट में चेंज में नॉट चेंज, फिजिकल स्टेट में और में नॉट चेंज। देखो, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे क्योंकि ये इसका उल्टा पॉइंट है और ये इसका उल्टा पॉइंट है, तो इसको सेकंड मान लेंगे। इसके सामने इसको लिख लेना और इसके सामने इसको लिख लेना, ठीक है। अच्छा, फिजिकल चेंज में जो भी हम केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, मतलब इसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे हमने आइस से लिक्विड वाटर बनाया, लिक्विड वाटर से भी हम आइस बना सकते हैं, तो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। बट अ केमिकल चेंज इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। जैसे मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा हम कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं दोनों का। फिजिकल चेंज का एग्जांपल है आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, लिक्विड वाटर। एंड केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, मैंने कल भी लिखा था, आज वापस लिख देती
mu C plus O2 to give CO2. This is example. And this is each example. ठीक है? कार्बन, ऑक्सीजन, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बात समझ में आई बेटा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में जो प्रोसेस केवल फिजिकल स्टेट तक लिमिटेड है उसको फिजिकल चेंज बोला जाता है, और जिस प्रोसेस में जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है एक नए सब्सटेंस में, जिसको दोबारा से रीगेन करना पॉसिबल नहीं होता, वो केमिकल चेंज। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसमें मैं एक चीज और लिख देती हूँ, कैलकुलेशन तो इम्पोर्टेंट यही है, एक चीज मैं और लिख देती हूँ, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। 5 नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इस तरह की चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि यहाँ पर नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, इसका नंबर 5 मैं यहाँ डाल रही हूँ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बना जो कि हमने नहीं लिया था। यहाँ पे नया कुछ नहीं बनता, आइस था वो भी वाटर की एक फॉर्म है, और लिक्विड वाटर बना है तो वो भी वाटर ही बना है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है इसमें। अच्छा, अब जो दूसरा अपना टॉपिक है बेटा, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लेती हूँ, ये मैंने लिया सॉलिड। सॉलिड को हीट किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट किया, वेपर में कन्वर्ट या इसी स्टेट को गैसियस स्टेट को गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर सॉलिड को हीट करें, फॉर एग्जाम्पल आइस को हीट किया जाए, लिक्विड वाटर बनाएगा, लिक्विड वाटर को हीट किया जाए, वो वेपर बनाएगा। अब जो सॉलिड से लिक्विड का बनना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, क्योंकि हीट करना पड़ता है, बाहर से हीट दे रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। लेकिन अगर हम इसका उल्टा चलते हैं, इसका उल्टा चलना मतलब वेपर से लिक्विड की तरफ जाना है, इसको हमें ठंडा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है, इसको भी हमें ठंडा करना है। ये बात आई समझ में? देखो, वेपर से लिक्विड की तरफ जाना कैसे, हमने पानी गर्म किया, बॉयल किया पानी को, बॉयल करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो गया पानी। अब हमने क्या किया कि गैस को बंद कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने पर जो वेपर्स बनी थी, जो प्लेट के ऊपर लगी हुई थी वेपर्स, वो वेपर्स वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले वाला प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड बनने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। मैं यहाँ लिखूँ, ये सपोज अपना फर्स्ट प्रोसेस है, ये अपना सेकेंड प्रोसेस है, ये अपना थर्ड प्रोसेस है, और ये अपना फोर्थ प्रोसेस। तो फर्स्ट का नाम है मेल्टिंग, सेकेंड का नाम है वेपराइजेशन, ठीक है, और थर्ड का नाम है कंडेंसेशन, और फोर्थ का नाम है फ्रीजिंग। ये बात आई समझ में? फर्स्ट इज मेल्टिंग, सेकेंड इज वेपराइजेशन, थर्ड इज कंडेंसेशन एंड फोर्थ इज फ्रीजिंग। एक बार प्रोसेस के साथ बता देते हैं। इफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, इफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, if vapor converts into liquid it is called condensation, and if liquid converts into solid it is called freezing। ये बात आई समझ में? टोटल 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं बाय द चेंज ऑफ हीट। देखो यहाँ पर इस तरफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, हीट हमें देनी पड़ रही है, और इस तरफ रिमूवल ऑफ हीट हो रहा है, रिलीज हो रही है, ठंडा कर रहे हैं तो
चली जाती है, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेल्टिंग। अब इसके बाद इससे जुड़ी हुई बेटा दो डेफिनेशन है जो मैं तुम्हें बताऊंगी अभी, एक है बॉइलिंग पॉइंट और एक है मेल्टिंग पॉइंट। देखो हमने दो काम किए यहाँ पर, द फर्स्ट प्रोसेस इज मेल्टिंग एंड द सेकंड प्रोसेस इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स the temperature required, the temperature at which a solid melts is called its melting point. यहाँ लिख रही हूँ definition, the temperature at which a solid converts into liquid, simple language में लिख लेंगे, a solid converts into liquid. That temperature is called the melting point. उसके बाद आता है boiling point, the temperature at which the liquid boils. ठीक है, अच्छा अब एक और चीज मैं बताऊं बेटा, ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जो अपना मेल्टिंग पॉइंट आता है वो मेल्टिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, उसके बाद फिर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। एक बार जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है सॉलिड, उसके बाद फिर टेम्परेचर में तब तक कोई चेंज नहीं आता है जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में नहीं चेंज हो जाता। दूसरी चीज़ जो अपना बॉइलिंग का प्रोसेस है, एक बार अगर बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, अपना लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। एक बार लिक्विड ने बॉयल करना स्टार्ट किया, जब तक वो पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। ये बात है समझ में? देखो हीट तो हम उसके बाद भी कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, ये टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, ये हीट कहाँ जा रही है, हमें ये पता लगा कि टेम्परेचर हम उसमें कम करते जा रहे हैं मेल्टिंग के प्रोसेस में, वो सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं मेल्टिंग के प्रोसेस में, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वेपराइजेशन के प्रोसेस में, और फिर भी टेम्परेचर नहीं, थर्मोमीटर में कांस्टेंट हो गया है टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके बाद टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये हीट गई कहाँ है? देखो अब ये हीट कहाँ जाती है, तुम्हें मालूम है कि जब लिक्विड बॉयल करेगा, देखो यहाँ डायग्राम देखो, ये लिक्विड बॉयल कर रहा है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, हम यहाँ से नीचे से इसको हीट कर, ठीक है, हीट कर, ये हीट किया, हीट पहले ये पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफर करेंगे ऊपर वाले पार्टिकल को, ऐसे करते करते जो लोअर एनर्जी वाले पार्टिकल होंगे वो नीचे आ जाएंगे और जिनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। तो ये हीट ट्रांसफर का प्रोसेस चलता रहता है लगातार। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन अभी सारे मॉलिक्यूल पेपर में कन्वर्ट नहीं हुए, तो ये जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस चलता रहता है, ये हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो हीट जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट दिया, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इसी प्रोसेस में यूटिलाइज होता है। ठीक है, टेम्परेचर एक बार आ गया अपना, अब उस टेम्परेचर तक सारे मॉलिक्यूल को लेकर जाना, सारे मॉलिक्यूल को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना, जबकि सारे कन्वर्ट नहीं हुए 100 डिग्री सेल्सियस पर, सबको कन्वर्ट करना है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हीट का लग रहा है वो उन सारे मॉलिक्यूल्स को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज होता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बात समझ में आई तुम्हें? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और मेल्टिंग के प्रोसेस में वही अमाउंट हीट का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन के लिए देती हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of liquid into its vapor F
is called latent heat of vaporization. ये बात समझ में आएगी क्या? एक बार वापस पढ़ देते हैं पूरा सेंटेंस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड या 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पर 1 kg ऑफ सॉलिड ले लेंगे, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, that amount of heat is called latent heat of fusion। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो अभी तुम्हें आज फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ लिखे हुए स्क्रीनशॉट ले लूँगी मैं इसका और तुम्हारे पास भेजूँगी स्क्रीनशॉट, ठीक है? तो इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस तुम्हें लिखने हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में तुम ये बना सकते हो, इन प्रोसेस के नाम लिख सकते हो, एंड देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन बुक में भी दे रखी है, मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया, स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास आएगा इसका। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन तुम्हें अपने आप लिखनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड पर भी जगह नहीं है, और उसके लिए तुम्हें सिर्फ यही करना है कि यहाँ लिक्विड की जगह सॉलिड बदलना और बॉइलिंग पॉइंट की जगह तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट करना, बस इतना करना है। लिक्विड की जगह सॉलिड और यहाँ पर वेपर की जगह लिक्विड आ जाए। अगर लिख पाओ तो ठीक, नहीं तो मैं कल जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं सबसे ऊपर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिख दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर इसी क्लास में और एक दूसरे टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में, चैप्टर